नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, 1972 का साल अगर एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चौधरी देवीलाल के लिए उससे बुरा कोई साल नहीं हो सकता था। वो तोशाम आदमपुर से एक साथ विधानसभा का चुनाव हारे और इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में जाने की कोशिश की तो चौधरी बंसीलाल ने वहाँ भी उनकी नहीं चलने दी। वो राज्यसभा भी नहीं जा पाए। चौधरी देवीलाल इतने हताश हुए कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर जाकर बैठ गए और एक साल तक कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं की। और उनके जानने वाले बताते हैं कि चौधरी देवीलाल ने राजनीति छोड़ने का फैसला तब कर लिया था। उनके मन में एक भयंकर टीस थी कि लोगों के लिए वो लड़ते हैं, ज़मीन के नेता हैं, लेकिन लोगों ने उनके साथ ये क्या किया। इसके बाद एक ऐसा अवसर आया जिसने चौधरी देवीलाल को ये मजबूर कर दिया कि वो राजनीति में फिर से सक्रिय हों। और वो ऐसी मजबूरी क्या थी जिससे चौधरी देवीलाल दोबारा से राजनीति के क्षेत्र में उतर पाए, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किसानों के लिए गेहूं का जो समर्थन मूल्य था उसकी घोषणाएं की। जब वो घोषणाएं अखबारों में छपी तो किसान हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 73 रुपये घोषित किया था, जबकि किसान इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे। ये वो दौर था जब केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार की तुत्ती बोल रही थी और हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जैसे मजबूत और अक्खड़ स्वभाव के आदमी का शासन था। किसान चाहते थे कि उनकी आवाज़ कोई उठाए, लेकिन उठाए कौन इंदिरा गांधी की सरकार से पंगा ले और कौन चौधरी बंसीलाल से पंगा ले। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर मंगल सेन और स्वामी इंद्रवेश, जिन्होंने आर्य सभा का गठन कर लिया था, उन्होंने अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल से संपर्क किया। पंजाब और हरियाणा बेशक अलग प्रदेश थे, लेकिन गेहूं एक ऐसी चीज़ थी जो यहाँ के किसानों को भी उसका भाव कर रहा था और पंजाब के किसानों को भी उसका भाव कर रहा था। तो प्रकाश सिंह बादल पहली ही बातचीत में इसके लिए तैयार हो गए कि हरियाणा और पंजाब को मिलकर एक आंदोलन चलाना चाहिए, जिसका जो केंद्र है वो करनाल रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में धरना दिया जाएगा और इंदिरा गांधी सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि बेशक आपके पास बहुमत है, बेशक आप बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आप इस तरह से उनके साथ छल नहीं कर सकती। उस समय एक दुविधाजनक स्थिति ये भी थी कि केंद्र में जो कृषि राज्य मंत्री थे वो प्रोफेसर शेर सिंह जी थे। मूल्य निर्धारण कमेटी के जो अध्यक्ष थे चौधरी रणधीर सिंह, वो हरियाणा के थे और मुख्यमंत्री बंसीलाल तो थे ही। ऐसी स्थितियों में जो डॉक्टर मंगल सेन हैं और स्वामी इंद्रवेश हैं, उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह जी से संपर्क साधा। दोनों ने आंदोलन चलाने पर अपनी सहमति तो दी, लेकिन चतुराई दिखाते हुए आंदोलन में चुप रहे, सक्रियता से कोई भाग ना लिया उन्होंने। तो एक किस्म से उनका मुख्य समर्थन तो था, लेकिन आंदोलन से वो बिल्कुल कटे हुए थे और आंदोलन में हिस्सेदारी लेने के लिए आगे आने की पहल उन्होंने नहीं की। ऐसी दुविधाजनक स्थिति में चौधरी देवीलाल के अलावा उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। वो यहाँ से तेजा खेड़ा एक जीप में बैठकर गए और चौधरी देवीलाल से मिले तो चौधरी देवीलाल ने उनको उनकी आओ भगत की और बताया कि अब मैं राजनीतिक गतिविधियों से बिल्कुल दूर हूँ। जनता से जिस तरह के प्यार दुलार की मुझे उम्मीद थी, मुझे वो नहीं मिला। तो अब मेरा राजनीति में मुझे कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लूँगा। स्वामी इंद्रवेश और डॉक्टर मंगल सेन ने उनको समझाया कि बात यहाँ पर राजनीति में हिस्सा लेने या नहीं लेने की नहीं है, यहाँ बात किसानों की है। आपने ताउम्र किसानों के लिए संघर्ष किया है और ऐसे समय में जब किसानों को एक अच्छे समर्थन मूल्य की उम्मीद थी जो इंदिरा गांधी के सरकार से नहीं मिला, ऐसे में अगर आप चुप बैठ गए तो आपकी आत्मा आपको इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगी। अंदर ही अंदर चौधरी देवीलाल भी इस बात के लिए कूड़े बैठे थे। उनके मन में तो था आंदोलन किया जाए, और इन जब दो नेताओं ने इसका समर्थन का वादा किया और उधर सरदार प्रकाश सिंह बादल की बात बताई, तो चौधरी देवीलाल ने अपनी जो राजनीति छोड़ने का फैसला था उसको बदल दिया और किसानों का ये नेता सड़क पर आ डटा। इस संबंध में जो सबसे पहली मीटिंग हुई वो रोहतक में हुई। रोहतक में कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता मीटिंग में नहीं पहुंचा, लेकिन विपक्ष का बच्चा छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, चाहे वो जनसंघ का हो, चाहे वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करता हो या किसी और पार्टी में हो, वो सारे के सारे रोहतक में जुटे और चौधरी देवीलाल को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। संघर्ष करने के लिए अपना नेता एक तरीके से उन लोगों ने चुन लिया। इसके बाद बारी थी करनाल में आंदोलन का बिगुल बजाने की। तो करनाल में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जनसभा उस दौरान हुई। आचार्य कृपलानी जैसे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और उस बैठक में चौधरी देवीलाल को इस संघर्ष में न्याय जो करना था
किसानों को जो न्याय दिलाना था उसका नेता भी चुन लिया गया। और इसके बाद ये एक इतिहास बना कि चौधरी देवीलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भारत के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे और एक ज़माने में वो किंग मेकर कहलाते थे। वो जिसे चाहते थे उसे भारत का प्रधानमंत्री बनवा सकते थे, उन्होंने बनवाया भी। तो चौधरी देवीलाल की ज़िंदगी का ये एक हिस्सा था कि उनको जो जीवन में जो तरक्की राजनीति का क्षेत्र में की, उससे पहले उनको हार भी देखने को मिली। और इस कहानी से, उनके जीवन से हम ये सबक ले सकते हैं कि जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, जीवन में जब हम हारते हैं, तो निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। संघर्ष का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। राजनीति के इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और रोज़ाना 3 बजे हम इसी तरह के राजनीतिक वीडियो लेकर हरियाणा की राजनीतिक इतिहास की इस यात्रा में आपके साथ शामिल रहेंगे। 8 बजे करंट पॉलिटिक्स पर हमारा शो है, उसको भी देखना ना भूलें। शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं 3 बजे। नमस्कार।